हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बृहस्पति कोचिंग में स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, अभी आज इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने अलैंगिक जनन पढ़ रखा है ना। तो अभी इस वीडियो में हम लोग लैंगिक जनन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लैंगिक जनन किसे कहते हैं देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए, इसमें यहाँ पर दिया हुआ है लैंगिक जनन। इस प्रक्रिया में दो जनक की आवश्यकता होती है। कितने जनक की? दो जनक की आवश्यकता होती है। दोनों जनक युग्मक का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये युग्मक संलियित होकर युग्मनज बनाते हैं। लैंगिक जनन वाले जीवों में मिलने वाले विभिन्न प्रावस्थाएं। तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं? इसमें सबसे पहले कितने जनक की आवश्यकता होती है? दो। एक नर युग्मक होता है, एक नर जनक होता है, एक मादा जनक होती है। ठीक है, तो इसमें दो जनक की आवश्यकता होती है। या तो आप लैंगिक जनन इस प्रकार भी बता सकते हैं कि यदि जनन की प्रक्रिया में दो जनक शामिल होते हैं या दो जनक भाग लेते हैं, तब इस प्रक्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। समझ में आया? लैंगिक जनन किसे कहा जाता है? वह प्रक्रिया जिसमें नर तथा मादा जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, उस प्रक्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, दो जनक की आवश्यकता होती है और दोनों जनक क्या बनाते हैं? युग्मक बनाते हैं। जैसे मनुष्यों में देखा जाए तो मनुष्यों में शुक्राणु बनता है। टूट गया है तो ठीक है। और महिलाओं में अंडे का निर्माण होता है। जब ये दोनों संलियित होते हैं, मतलब मिलते हैं, मान लीजिए ये शुक्राणु और अंडाणु टच हो जाते हैं। ठीक है, छूते हैं एक दूसरे को, तो फिर उससे युग्मनज बनता है। समझ में आया ना? युग्मनज कैसे बनता है? नर तथा मादा युग्मक के मिलने से जो संरचना बनती है उसको युग्मनज बोलते हैं। और युग्मनज से फिर भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण से फिर नए जीव का निर्माण होता है। समझ में आया ना कैसे होता है वो चीज? उसके बाद इसमें देखिए, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपने कवक पढ़ा, आपने पादप पढ़े, जंतु पढ़ा आपने, लेकिन अगर इनका देखेंगे, आप अध्ययन करते हैं मान लीजिए, तो बाहरी रूप से कवकों में कितनी विभिन्नताएं हैं, जंतुओं में कितनी विभिन्नताएं हैं, पादपों में कितनी विभिन्नताएं, लेकिन अगर इनकी आकार की ये सब तो विभिन्नता है ही, लेकिन अगर इनका जो है तो क्या कहते हैं, इनका अगर देखा जाए लैंगिक जनन की प्रक्रिया, तो लगभग सभी जीवों में समान मिलती है। ठीक है, वो सभी जीवन में अपने कुछ प्रावस्थाएं, कुछ चरण को दर्शाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, हम लोग उन्हीं को देखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहला दिया है किशोर अवस्था या कायिक प्रावस्था। किशोर अवस्था, ये जंतुओं के लिए किशोर अवस्था शब्द यूज किया जाता है और कायिक प्रावस्था शब्द का यूज पादपों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो किशोर अवस्था कैसी अवस्था होती है? मतलब ये वह अवस्था होती है जिसमें निर्माण हो रहा होता है, जीव का निर्माण हो रहा होता है। जैसे बच्चे क्या होते हैं, जन्म लेते हैं, आकार में बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये उनकी किशोरावस्था हो गई। समझ में? किशोरावस्था जब समाप्त होती है, ठीक है, तो उसके बाद एक और अवस्था प्रारंभ हो जाती है जिसे जनन प्रावस्था कहते हैं। किशोरावस्था के बाद में कौन सी अवस्था? जनन प्रावस्था। जंतु में युग्मकों का निर्माण प्रारंभ। जंतुओं में आप कैसे पहचानेंगे कि भाई इसमें लैंगिक जनन अब हो सकता है या नहीं हो सकता है? तब आपको युग्मक निर्माण देखना होता है। नर में ज्यादातर देखा जाता है कि नर में शुक्राणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है और महिलाओं में अंडे का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अंडा बनना शुरू हो जाता है, अंडाशय से अंडे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जिसे मधुचक्र भी कहा जाता है। तो जंतुओं में समझ में आ गया ना? जंतुओं में जब युग्मकों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, वहीं आप पुष्पों में, पादपों में आप कैसे पहचानेंगे? तो पुष्प का निर्माण। अगर किसी पौधे में पुष्प नहीं है तो इसका मतलब वह अभी जनन के लिए तैयार नहीं। भाई फूल लगेंगे, फूल उसमें लगेंगे तभी तो फूल से फल का निर्माण होगा, बीज बनेंगे। बिना फूल के, बिना पुष्प के कैसे बीज बन जाएंगे?
है कि नहीं। तो आप पादपों में आप यकीन से आपको पता भी लग गया होगा, जान गए होंगे कि पादपों में जनन प्रवस्था की शुरुआत कब होती है, पुष्प आने पर। ठीक है, जब पुष्प आते हैं तब वह उसकी जनन प्रवस्था होती है और फिर वो तैयार हो जाते हैं जनन की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए। उसके बाद माँ, अब इसमें कुछ उदाहरण भी, और ये चीज ऐसा नहीं है कि सब में, कुछ आप देखते होंगे कुछ जीवों में साल साल पर बच्चे देते हैं या अंडे देते हैं। ठीक है, कुछ जीव होते हैं जो मौसम के आने पर प्रजनन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। ठीक है, मतलब ये सभी जीवों में भिन्न है। जैसे आप धान को देखते हैं ना, साल भर तो रहता नहीं है, वो एक निश्चित समय पर आने पर ही प्रजनन की क्रिया को संपन्न करते हैं और धान तैयार करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया है, जैसे बांस। बांस को गांव में फूलना ना, फल आते इसमें फूल जाता है तो बहुत अशुभ मानते हैं। ठीक है, ये अंधविश्वास है एक तरीके से। फिर हम बात करते हैं हालांकि यहाँ बांस की, तो बांस में जो पुष्पन होता है वह 50 से 100 वर्ष में एक बार होता है। मतलब ये बांस केवल अपने जीवन काल में एक ही बार पुष्पन करता है। जैसे समझ में आया ना, जैसे हम लोग मनुष्य में क्या होता है कि पूरी जनन अवस्था में ये जनन की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तैयार रहते हैं। इसको सतत प्रजनक, हम लोग सतत प्रजनक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लेकिन वही बांस की अगर बात करते हैं तो बांस 50 से 100 साल में केवल एक बार पुष्पन की प्रक्रिया इसमें होती है, और होती है तो बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा इसमें पुष्प लगते हैं, बहुत सारे बीजों का निर्माण होता है और उसके बाद वो पेड़ भी नष्ट हो जाता है। समझ में आया। तो बांस में समझ में आया कि 50 से 100 वर्ष में केवल एक बार पुष्पन की प्रक्रिया संपन्न होती है और जनन भी उसी टाइम होता है। उसके बाद है एक स्ट्रोबिलेंथस कुनियाना, ये पौधे का नाम है जो पुष्प देता है। ठीक है, पुष्प इसके काफी आकर्षक होते हैं 2000, और इसमें ये ना 12 वर्ष में, ये 12 वर्ष में एक बार पुष्पन की प्रक्रिया होती है इसमें। मतलब कि इसके पुष्प अगर अभी खिल गए, उसके बाद फिर 12 वर्ष बाद ही इस पेड़ रहेगा, उसमें पुष्प नहीं लगते हैं, 12 वर्ष बाद ही पुष्प लगते हैं। ठीक है, 2008 में ये उधर तमिलनाडु केरल तरफ बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो 2008 में इतना भयंकर पुष्पन हुआ था इसमें कि वहां पर सड़कों की दीवारों पर, सड़कों पर या रास्तों में, दीवार कह दिया हमने, रास्ते में ये काफी ज्यादा फैले हुए थे, कलीन से बिछ गई थी। ठीक है, उसको देखने के लिए बाहर से भी लोग आते हैं देखने के लिए। ठीक है, तो ये 12 वर्ष में है, ये 50 से 100 वर्ष में एक बार। मतलब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भिन्न पौधों में या भिन्न जंतुओं में अलग अलग होता है, जनन प्रवस्था अलग अलग होती है। ये चीज समझ में आ गया, ये चीज भी याद रखिएगा। उसके बाद है जीर्णावस्था। जनन प्रवस्था समाप्त होते ही एक अवस्था प्रारंभ होती है जिसे जीर्णावस्था कहते हैं। इसे वृद्धावस्था भी कहा जाता है। ठीक है, आप सभी लोगों ने देखा होगा। इसके बाद जीर्णावस्था के बाद आपको भी पता होगा कि कौन सी अवस्था होगी, फिर सीधा मृत्यु अवस्था होती है। जीर्णावस्था में व्यक्ति हो या पौधा हो, अपनी उसके शरीर की जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं धीरे धीरे कम होती जाती हैं और एक समय आने के बाद में वो समाप्त हो जाती हैं, और इसी के साथ जीव भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लैंगिक जनन समझ में आ गया ना, किसे कहते हैं। मतलब वह जनन जिसमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें 3 प्रवस्थाएं होती हैं, एक किशोरावस्था, दूसरा जनन अवस्था और एक तीसरा जीर्णावस्था। तीनों आपको समझ में आ गया होंगे दोस्तों। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे निषेचन के पूर्व की घटनाएं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि कई लोग को पता नहीं होता, उससे आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, पता लगती रहेंगी कि वीडियो आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।